we speak, but today's workshop is focused on numerology and Vastu living, so very practical. I think that you'll get a lot out of it. We did have a workshop earlier, and it was with demand that we had actually this fall workshop, and we're going to leave astrology out of this one because it becomes a very lengthy workshop then. So this talk will focus on Vedic sciences of numerology and Vastu living. And I'll wait for Sukriti to come in. He's just coming. I wanted to say something, Maniji, about the consultations. Oh yes, yeah, sure. Yeah, go ahead. On Wednesdays, I think next Wednesday onwards. But anybody needs free consultations with Guruji, can give their name and email ID or send an email to us, and we can book the slot of 15 minutes, 15-20 minutes free consultations for Wednesday, Thursday, Fridays at India House. So whose email? You can send it at India House email, or you can send it, call us, or meet now and leave your phone numbers or addresses. We'll give the time slots. पवित्र जीवात्मा, देवियों सज्जनों, ladies and gentlemen, you can hear my बड़ा खूबसूरत दिन है आज। आप सबका दर्शन करके, आप सबका दीदार करके बड़ा अच्छा लग रहा। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन जब आप स्वयं को जान लेते हैं, जब आप खुद को पहचान लेते हैं, तो आप आकाश हो जाते हैं, आप विराट हो जाते हैं, आप अद्भुत हो जाते हैं, आप अनोखे हो जाते हैं, आप सब कुछ हो जाते हैं, क्योंकि आप परमात्मा का अंश हैं, आप परमात्मा का हिस्सा है। आप उस सुप्रीम अथॉरिटी का वो अंग है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी करता नहीं। अपने सद्गुरु का यही संदेश देकर आप सबको ज्ञान बखारने, उसका बखान करने नहीं, आपको मैं कुछ सिखाने और बताने आया। बनारस की गलियों से निकलकर, मुंबई से गुजरकर, पूरी दुनिया में घूमते घूमते आपके इस ह्यूस्टन शहर में हूं। पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं बहुत, लोग कहते हैं कि मेरे पैर में चक्र है, मैं कहीं टिक कर रहता नहीं, हवाओं की तरफ बहता रहता हूं। लेकिन आपके इस शहर से बहुत प्यार हो गया। मैं आया तो था 8-10 दिन के लिए, लेकिन बहुत रोज रह गया, कहीं और उड़ा, हवाओं
तिनके की तरह लौट कर फिर से नहीं आ गया आपके पास। कुछ दिन और इसके बाद फिर अगले सफर की तरफ निकल जाऊंगा। आज हम अलग विषय पर बात करेंगे और इस सब्जेक्ट को आज जैसे हम उठाएंगे आपने कभी देखा ही ना होगा, कभी सोचा ही ना होगा। आज हम आध्यात्म, अपनी आत्मा, परमात्मा के साथ अपने घर की बात करेंगे। ये कैसी बात हुई? ये बड़ी कमाल की बात है। हम आगे बढ़ते जाएंगे और देखते चले जाएंगे। तो आज हम अपने घर पे नजर डालेंगे। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखता हूं घर, तो पहले आके मांग ले मेरी नजर, तेरी नजर। वो नजर क्या है? वो दृष्टि क्या है? क्या हम अपना जीवन बदल सकते हैं? क्या ये सब विधाएं कुछ काम की हैं? आज इसी पर हम बात करेंगे। घर, जैसे हमारी आत्मा का घर हमारा शरीर है, हमारी देह है। कभी आपने सोचा इस बारे में? जो वास्तु के नियम प्राचीन मनुष्य ने दिए थे, दरअसल वो हमसे गुजर के जाते हैं। हमारे इस कॉरिडोर से, इस गलियारे से हो करके ही निकलते हैं। इस देह का सूत्र यह है कि आप सब जानते हैं, हिंदुइज्म कहता है कि वी आर वेट बाय 5 एलिमेंट्स और बॉडी। हम तो उसमें किराएदार हैं। आज हैं, कुछ समय के बाद ये किराए का कमरा खाली करना पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारी बॉडी है कि 5 एलिमेंट से बनी है, और आपको हैरानी होगी हमारा प्राचीन वास्तु शास्त्र भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स की बात करता है। ऐसा आर्किटेक्चर, एक ऐसी साइंस जो 5 एलिमेंट्स को दुरुस्त करके आपके जीवन को, जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देने की हिमायत करती है, उसका संकेत देती है, इशारा करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम मैं अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मेरा जीवन बदला और मैं दुनिया में रहकर आप सबकी तरह मेरा जीवन था, कॉर्पोरेट लाइफ में मैं था। लेकिन कुछ बरस पहले उन्होंने मुझे इस संन्यास में, ये अनोखे संन्यास में आने का निर्देश दिया और वो इस देह से, शरीर से बाहर चले गए। सूक्ष्म रूप से वो अभी भी यही विराजमान है। ये मेरे सदगुरु, मेरे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो इस शरीर में 116 साल तक रहे, और मेरा ये मानना है कि वो अभी भी मेरे साथ हैं, मौजूद हैं। तो उनको मैं याद करता हूं, मैं उनको ढूंढता हूं कि बड़ी शिद्दत से ये दुनिया खोजे जा रही तुमको, बहुत ही बेकरारी से छूना चाहती तो है, दिखाई तुम नहीं देते, सुनाई तुम नहीं देते, कहाँ हो तुम, जरा आवाज तो भी याद आती है। कभी बेचैन करते हो, कभी हैरान करते हो, न कोई खत लिखते हो, न कोई पैगाम देते हो। ख्यालों में, दुआओं में, हवाओं में, खलाओं में, जमीन पर, आसमानों में तुम्हें मैं ढूंढता तो हूं, मगर मैं जानता तो हूं, मगर मैं जानता तो हूं तुम हमेशा मेरे संग संग हो। कहां हो तुम, जरा आवाज दो। 5 एलिमेंट्स जिनसे हमारा वास्तु बनता है, हमारा घर बनता है, हमारा जीवन बनता है, हम बनते हैं, हमारी देह बनती है। मुझे मालूम है कि ये हवाओं की जो झोंके हैं, मुझे तो अपने सदगुरु अभी भी महसूस हो रहे हैं हवा में, पानी में। तो मुझे मालूम है कि ये हवाओं के जो झोंके हैं,
मेरे माथे को छूते हैं, ये बोसे हैं तुम्हारे। मुझे मालूम है कि ये हवाओं के जो झोंके हैं मेरे माथे को छूते हैं, ये बोसे हैं तुम्हारे। तुम हो, तुम्हारी देह का टुकड़ा हवा में घुल गया है, जो हवाओं का ही हिस्सा है। मगर बदले नहीं हो तुम, तुम्हारा हवाओं का हर एक लहजा तुम्हारे लहजे से मिलता है। कभी हौले से आते हो, कभी तूफान मचाते हो, तुम्हारी सनसनाहट आज भी वैसे के वैसी है। कहाँ हो तुम, जरा आवाज दो की याद आती है। हमारी देह का दूसरा तत्व, सेकंड एलिमेंट, हमारे वास्तु का, ये फुहारे जो थिरक कर झूमती हैं, नृत्य करती हैं छपाके से, किसी सूखे सूखे गर्म पत्थर से लिपट करके सिमट के जो झरना बन गया है, कर गया है तर, मिटाकर खुद को ही जो बेकरारी से प्यास को मेरी मिटाया जा रहा है, मेरे बालों को गीला गीला कर गया है, टप से टपका है। ये थिरकती बूंदें बारिशों की लग रही हैं, पर ये थिरकती बूंदें बारिशों की लग रही हैं, पर ये तुम हो, तुम ही हो, जानता हूं मैं। तीसरा तत्व, मेरे छत पे ये ऊंची, बड़ी ऊंची सी छत है, जो लगे हैं बादलों के झाड़, फानुस और कंदीले सितारों की। सुबह से शब तलक तुझको ताका करती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को निहारा करती है हर पल, कि कोई गर्भ झोंका चूम ना ले पेशानी मेरी। ये आसमानी छाता लेके बैठी है मेरे सर पे, बन के मेरी ढाल जो मुझे अपने आगोश में बांधे हुए है। भले ही लग रहा है ये किसी आकाश की मानिंद, पर ये तुम हो, तुम ही हो, जानता हूं मैं। चौथा तत्व, ये जो शम्स के असरार हैं, ये जो रोशनी के सितार हैं, ये जो शम्स के असरार हैं, ये जो रोशनी के सितार हैं, इस जिंदगी की मयार की ये जो चमचमाते से तार हैं, कभी कुनकुनाता सा रूप है, कभी कुनकुनाता सा रूप है, तपिश को खुद में समेट कर। ये खिली खिली सी जो धूप है, ये अगन है, बिल्कुल वही अगन, बन के चूल्हे की जिंदगी लगी है बस इंतजाम में। मेरी रोटी मेरी खुराक की देह में जब आए तो मेरी जान है, मेरे प्राण है। ये मुस्कुराए तो शम्मा है, बिगड़ गई तो अजाब है। लोग कहते हैं आग है, लोग कहते हैं आग है, पर ये तुम हो, तुम ही हो, जानता हूं। लास्ट एलिमेंट, धरती, मेरे पैर जहां हैं टिके हुए, हूं मैं जहां पे खड़ा हुआ, मैं लड़खड़ा के भी बार बार जिस गोद में महफूज हूं, जिसका रेशा रेशा है जिंदगी, जिसका कतरा कतरा कमाल है, जो कभी मेरे घर की रेत है, कभी जिंदगी का गुलाल है, जर्रे जर्रे से जिसके बना हूं मैं, कभी जिसमें सुपुर्दे खाक हूं, समझो तो वो मेरी रूह है, तो समझो तो मुट्ठी सी राख है, जिसके चादर के सिलवटे शोक नर्म महीन है, वो मिट्टी है, मेरी नींव है, मेरा वजूद मेरी जमीन है। लोग कहते हैं उसको वसुंधरा, मगर ये तुम हो, तुम ही हो, जानता हूं। ये 5 एलिमेंट्स, इनसे हमारी देह बनी है, जिसमें हमारी रूह, हमारी आत्मा रहती है, और यही 5 एलिमेंट्स धूरी है हमारे वास्तु की। अगर हमने अपने मनुष्यों का ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, जिसकी दशा और दिशा आमूलचूल रूप से परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है फेथ। बिना फेथ के और बिना ट्रस्ट के जिंदगी में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये मुख्य सूत्र है, फेथ एंड ट्रस्ट। तो जैसा कि हमने बात की, हमारा शरीर, हमारी देह, हमारी आत्मा का घर है। इसी तरह से
जो इसके 5 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे घर में हमारे वास्तु का मुख्य तत्व है, और यही खासियत है, यही खूबसूरती है हमारे वास्तु की। हमारे वास्तु में कहते हैं कि इसमें 81 हिस्से, 81 पार्ट है, जिसमें 64 एनर्जीज निवास करती हैं। आपको ये सब चीज नहीं पता होगा, तो आप कहेंगे तो बहुत बड़ा प्लॉट है, अभी तो ये बड़ा सा प्लॉट है, हमने एक बिल्डिंग वहां बना दी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मैग्नेट का हिस्सा है, ये मैग्नेट है। अभी ये इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है, हमने इसे 2 पीस कर दिया। अभी तक ये एक था, अभी तक ये एक था, हमने इसको तोड़ दिया। इस प्लॉट को हमने तोड़ दिया। अब क्या हुआ, इसका जो साउथ था ना, इस टुकड़े का नॉर्थ बन गया। बहुत गौर से समझिए, इसका नॉर्थ बन गया। अब इसको आप पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को धक्का देगा, कुछ करेगा। इसका वास्तु पूरा का पूरा बदल गया इस टुकड़े का। जैसे कि कल तक 47 के पहले भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे। अगर लाहौर में कोई दुर्घटना होती थी तो दिल्ली में जो बैठा है उसका दिल टूटता था, पर हम टूट गए तो उसका साउथ हमारा नॉर्थ हो गया, या हमारा साउथ उसका नॉर्थ हो गया। ग्रहों में भी ऐसी बात है। भारतीय ज्योतिष में कहते हैं कि सूर्य और शनि ये पिता पुत्र हैं, ऐसे ही चंद्रमा और बुध पिता पुत्र माने जाते हैं। पर टूट गए तो बस कौरव पांडव बन गए। कौन थे कौरव और कौन थे पांडव? एक ही फैमिली थी। डीएनए अगर चेक कर लेंगे तो पूरी फैमिली का एक था, लेकिन टूट गए तो डिफरेंट प्लॉट बन गए, अलग अलग प्लॉट। यही वास्तु का सूत्र है। 64 लॉर्ड्स यहां पर निवास करते हैं। तो 6 एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट्स की बात थी, तो ये छठा एलिमेंट क्या है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। जिस घर में बैलेंस होता है, कैसे इस पर बात करते हैं। लोग बहुत घबराते हैं, अरे ये वास्तु वाले तो बड़ी तोड़फोड़ की बात करते हैं। दरअसल जो ऐसी बात सोचता है वो वास्तु जानता ही नहीं है, ये तो ध्यान से भी गुजरता है। वास्तु तोड़फोड़ से नहीं, आपसे बनता है, आपसे होके गुजरता है। अभी इसका जो प्रैक्टिकल पहलू है मैं उससे आपको परिचित कराता हूं। क्योंकि 5 एलिमेंट्स मैंने बात कही थी, छठा एलिमेंट क्या हुआ? तो वे हमारी वाणी, हमारी बोली। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, आपने भी पढ़ा होगा कि कुछ प्लांट्स लगाए, पौधे, और उसको म्यूजिक सुनाया गया, और कुछ प्लांट्स ऐसे ही बाहर छोड़ दिए गए, एक ही साइज के, एक ही आकार प्रकार के। हैरानी हुई कि 25 दिन तक जिनको म्यूजिक सुनाया गया वो बहुत अच्छे से ग्रो हुए, बहुत हेल्दी रहे, और जो यूं ही रखे गए वो ठीक ठाक रहे। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कि कुछ प्लांट्स को यूं ही छोड़ दिया गया और कुछ प्लांट्स को गालियां दी गई, कोसा गया, धिक्कार आ गया, कड़वे वचन कहे गए। आपको पता है क्या हुआ? 40-50% प्लांट तो मर गए, सूख गए, और जो 40-50% बच गए
या 60% बच गए, उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी। हमारे घर का वास्तु हमारे कर्मों से, हमारी वाणी से, हमारे विचारों से बनता है। ये आपको किसी वास्तु की किताब में नहीं बताया, ये किसी ने नहीं बताया आपको। हमारे घर का वास्तु बिना तोड़े फोड़े बदल सकते हैं, हमारे मन से, वचन से, हमारे सुकर्म से, अच्छी सोच से। ये जो छठा तत्व है, वाणी, ध्वनि, शब्द, आवाज, नाद, हमारे यहाँ पे देखा होगा कि हिंदू मैथोलॉजी कहती है कि पूजा करते हैं तो उसमें घंटी रख देते हैं और बजाते हैं सुबह टन 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 टन। ये हम ही नहीं बजाते, हमारा पड़ोसी है, उसकी फेंगशुई है, उसका वास्तु, जबकि हमारा वास्तु उसका वास्तु उल्टा है, भारत का और चाइना का। क्योंकि हमारा जो नॉर्थ है वो हैवी हो गया, तो उनका तो नॉर्थ हैवी नहीं, उनका शायद साउथ होगा या कुछ भी होगा। तो मेरा वास्तु उनका वास्तु अलग है। लेकिन वो भी कहते हैं वो विंड चाइम्स इस्तेमाल करते हैं। वो बोलते हैं इतनी घंटियां कौन बजाएगा, कुछ ऐसा लगा दो कि बजता ही रहे, क्योंकि बड़ी कमाल की चीज है ये। वो हवा से बज रहा है, मैं इसको भी स्वीकार करता हूं। अच्छी चीजें जहां से है वहां से ली जाए, दिक्कत क्या है? हम छोटे दमों में क्यों रहे? हमारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ मंदिरों में, घरों में घंटी घंटे इनका उदाहरण मिलता है। साउंड, सुबह सुबह अगर हम मंत्र जाप न कर सके, समय न हो, हम प्ले कर दें। आपके घर में कितना भी बड़े से बड़ा वास्तु दोष हो, नष्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीठी बातें कहें, कड़वी बातें कहने की इच्छा होती है, गाली देने की इच्छा होती है। अगर आपको कहना है कि तुम बहुत बदमाश हो, तो आप ये भी कह सकते तुम बड़े महान हो। मैसेज तो कन्वे हो गया, संदेश चला गया। उसके लिए कड़वी कड़वी बातें करने की जरूरत नहीं। मुझे कुछ लोगों ने बताया, कहा कि ये हमारे घर में पौधे क्यों पनपते नहीं है, मर क्यों जाते हैं? मैं कहना तो चाहता था, जवाब तो था मेरे पास, पर मैं कह नहीं पाया, मैं कह नहीं सका। आज वो लोग सुन रहे होंगे, मैं कह नहीं पाया कि मैं क्या कहता। मैं चुप हो गया। मैंने कहा वास्तु है इसके पीछे, और दूसरे कारण गिना दिए। लेकिन अगर हम अपने परस्पर विरोध, अपनी व्यक्तिगत सोच किनारे करके, अपने डिफरेंसेस को हम कम कर लें और दुश्मन से भी हम मीठी वाणी प्रयोग करें। एक बहुत बड़े सिंगर है मेरी नजर में, बहुत बड़े गायक है हिंदुस्तान में। मैं उनके घर पे बैठा हुआ था बम्बई में। एक व्यक्ति की वजह से तो नहीं, लेकिन उस व्यक्ति का रोल है कि उसने जरूरी मदद थी वो समय पे दी नहीं। वो इलाज के लिए जो पैसे थे वो वक्त पे पहुंचे नहीं, जिसकी वजह से या जिस भी कारण से उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई, मौत हो गई। और बहुत बड़े आदमी, नाम नहीं लेता मैं, वो बेचारा उनके सामने बैठा हुआ था, वो चाय पी रहे थे। बोले आप तो बहुत महान आदमी हैं, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, गंगा बिल्ला की तरह। और इतनी मीठी मीठी वाणी में, इतनी मधुर वचन में उन्होंने उनको सब याद दिला दिया कि अगर आपने थोड़ी सी बड़ी वक्त पे जो आपने वादा किया था वो पूरा कर दिया होता तो मेरी वाइफ की जान बच जाती। मैं हैरान हुआ कि इतनी बड़ी वजह है उसको गालियां देने की, और ये व्यक्ति कितनी सहन शक्ति के साथ, मजबूती के साथ अपनी बात कह जा रहा। यस,
ताकत, शक्ति आपके थॉट्स में होनी चाहिए, विचारों में होनी चाहिए, जुबान पे नहीं। अगर हमने अपनी जुबान पे नियंत्रण कर लिया, आपके घर का वास्तु बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जहां पर इन चीजों का पालन होता है, वहां पर हम देखते हैं कि वास्तु उल्टा है, सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन चीजें ठीक चल रही हैं, उतनी परेशानी नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही कि किसी की एक किडनी हो, लेकिन अगर ठीक से वो जिंदगी जीता है तो जी लेता है। एक बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े अभिनेता हैं, मुझे तो ठीक से पता नहीं, अखबारों में पढ़ता हूँ कि उनके लीवर का कुछ 30-40% ही बचा है, लेकिन वो जिंदगी ठीक से जी ले रहे हैं। क्योंकि अगर संतुलित जीवन जिया जाए तो जीवन बहुत अच्छे से हो सकता है। वास्तु के सूत्र हमारे वेदों से मिलते हैं। ऋग्वेद में कई बार जिक्र आया और इसके 64 सूत्रों का भी वर्णन आया। तो अब उन 64 सूत्रों की व्याख्या इस छोटे से सेशन में बड़ी मुश्किल है, लेकिन 4 वेद हमारे कहे गए, ये तो सबको पता है, लेकिन 4 और वेद कहे गए। इसमें जो स्थापत्य वेद है, दरअसल यही वास्तु है। क्योंकि स्थापत्य वेद कहूं तो बड़ा भारी भरकम लगेगा और वास्तु कहूं तो लोग समझ जाते हैं। तो ये वास्तु दरअसल वहीं से उपजा। इस वास्तु को सरल बनाया एक बहुत बड़े वास्तुशास्त्री से। समझिए कि हिंदुस्तान के इतिहास के पहले वास्तुशास्त्री, पहले इसलिए कि सरल तरीके से समझाया, वास्तुशास्त्र तो बहुत पुराना है। वराहमिहिर हुए थे, उज्जैन के एक छोटे से गांव से हुए थे, और उन्होंने वास्तु और ज्योतिष को सरल करके समझाया। ज्योतिष की उत्पत्ति कहते हैं कि शिवा ने की थी और उसे आम जनता के लिए सुलभ किया रावण ने और रावण की फैमिली ने, यानी विश्व ऋषि के परिवार ने। और आज का जो ज्योतिष है वो वराहमिहिर की और रावण दोनों की बदौलत है। तो जो स्थापत्य वेद था ये वास्तु था। वास्तु केवल इसका संबंध घर से नहीं है, दीवार से नहीं है। आपको आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि दीवारों की भी आत्मा होती है। दीवारों की भी आत्मा होती है। जिस घर में मीठे वचन, लोगों की सेवा, अतिथियों का सत्कार होता है, वहां पे वास्तुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तुदेव की कथा बड़ी अद्भुत है। दरअसल जो वास्तुदेव कहे जाते हैं ये एक राक्षस थे। इनको वरदान मिला कि तुम जाओ, तुम अधोमुख होकर के, तुम्हारी सजा ये है कि तुम हर घर में अधोमुख होकर के मौजूद रहोगे, उपस्थित रहोगे, और जहां तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारा सम्मान होगा, उस घर में हर्ष होगा, उत्सव होगा, खुशी होगी, आनंद होगा। इसीलिए वास्तु दरअसल जीवन शैली थी जिसको धर्म से जोड़ दिया गया। जैसे प्राणायाम, प्राणायाम आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, ये शरीर को दुष्ट रखने की क्रिया है, ठीक रखने की क्रिया है। तो लोग समझते हैं कि ये सब हिंदुओं की धर्म की चीजें हैं, वास्तु और योग, प्राणायाम। नहीं, ऐसा है नहीं। दरअसल ये चीजें इतनी जरूरी हैं, इतनी आवश्यक हैं कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन अगर धर्म से जोड़ दिया जाए तो फिर लोग मान लेते हैं। जैसे दूसरे धर्मों वाले, उनमें भी हमारे योग के सूत्र हैं। आपने देखा होगा मुसलमानों को नमाज पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, सजदा करते थे। गौर से देखिए तो वो योग की क्रियाएं करते हैं। जब वो नमाज अदा करते हैं, जब भी प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी योग की क्रिया करते हैं। और जिस आसन पे बैठते हैं
उसी को तो हमारे योग ने वज्रासन कहा है। आप बहुत भारी भरकम खाना खा लीजिए, गरिष्ठ भोजन कर लीजिए, अगर आप वज्रासन पे बैठ जाए तो आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा। तो जिनका खान पान थोड़ा हैवी है वो इसे बैठ जाए तो बड़ी शांति मिलती। तो इस तरह की चीजों को हमारे धर्म से जोड़ दिया गया। वास्तु में और भी बहुत खूबियां हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्शंस पे आते हैं। वैसे तो हम सबको पता है कि नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, साउथ इधर है। इसमें मैंने सारी दैविक ऊर्जाओं का वर्णन नहीं किया, लेकिन जो मुख्य है ये शायद आपके उतने काम ना आए, लेकिन इसकी आगे की जो स्लाइड्स हैं वो आपके बहुत काम आए। अब इसको यूं समझें कि पहले की स्लाइड पे देखें, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ऐसे देखें इधर इधर इधर, यानी कि 81 पार्ट्स हैं हमारे वास्तु के। अब इस सब पे मैं एक एक जो हिस्से हैं उनकी व्याख्या करता हूं। अब डायरेक्शंस हैं, तो 4 दिशाएं तो हमको पता है, लेकिन 4 दिशाओं के साथ 4 कोण भी होते हैं। ये क्या हुए? उत्तर और पूरब तो हुआ, उत्तर और दक्षिण तो हुआ, पूरब और पश्चिम हुआ। उत्तर का पड़ोसी है पूरब, उत्तर का पड़ोसी है पश्चिम, लेकिन उत्तर और पूर्व के बीच की भी जगह है, या पूर्व और दक्षिण के बीच की भी जगह है। ये कोण है, कोण यानी कोना। दक्षिण और पश्चिम के बीच की भी जगह है, और पश्चिम और उत्तर के बीच की भी जगह है। तो हमारे यहां इसे उत्तर और पूर्व के बीच में जो स्थान रह जाता है उसे ईशान्य कोण कहते हैं, यानी नॉर्थ और ईस्ट इन दोनों के बीच है। तो इसको क्या कहें तो नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं, उत्तर पूर्व कह देते हैं। हमारे यहां पे स्थापत्य वेद में इसका नाम ईशान्य कोण है। ऐसे ही ये पूरब और पश्चिम, पूरब और दक्षिण, इनके बीच का जो स्थान है ये आग्नेय कोण है। दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो स्थान है, दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो स्थान है ये नैऋत्य कोण है, और पश्चिम और उत्तर के बीच का जो स्थान है ये वायव्य कोण है। तो 4 दिशाएं और 4 कोने, 8 हिस्से हुए। अब धीरे धीरे सूत्र को थोड़ा सा आसान करते जाते हैं। अभी थोड़ा कठिन लग रहा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है। ये बड़े काम की चीज मैंने आपको बताई। अभी मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन बहुत लोग कहते हैं ये दक्षिण की दिशा तो बड़ी अशुभ होती है ना, सबसे अच्छा तो ईस्ट होता है। नहीं, नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ ईस्ट होता है। ये मैं रोज सुनता हूं बात। जबकि आप देखेंगे कि यहाँ पर ज्यादातर घर दक्षिण में होते हैं, मेन रोड, कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों दिक्कत नहीं होती? दक्षिण पूरा अशुभ नहीं, या पूरा शुभ नहीं है, या उत्तर और पश्चिम पूरी शुभ नहीं है। इसके जो 9 टुकड़े हैं, इसमें से सिर्फ 2 या 3 हिस्सा ही शुभ है। जैसे दक्षिण में पूरा दक्षिण अशुभ नहीं है, तो बीच का यम का हिस्सा है वो ज्यादा अशुभ है। लेकिन यम के दाहिने और बाएं ये जो 2 हिस्से बनते हैं ये तो बहुत शुभ है। और मैंने देखा है कि पता नहीं कैसे डिजाइन यहाँ के घरों में इस तरह का होता है, अधिकतर मैंने बीच का यम का दरवाजा होता नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट या राइट हो जाता है। कहते हैं कि जहां पर सद्बुद्धि होती है वहां पर चीजें भी ठीक चलती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सब कुछ बढ़िया ही है, सब कुछ अच्छा ही है। यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर आध्यात्म नहीं
हो सकता है कि प्रॉपर आध्यात्म की पढ़ाई न पढ़ी गई हो, लेकिन लोग कर्मों का बहुत बोध है। यहाँ पर लोग झूठ बहुत कम बोलते हैं। यहाँ पे मंदिरों और मस्जिदों के या चर्च के बाहर से जूते चोरी नहीं होते। मैं लॉस एंजलिस में गया था, अपना बैग छोड़ दिया था, उसमें डॉलर्स थे और पासपोर्ट था। मुझे याद नहीं आया, कहीं पर शायद कॉस्को की ट्रॉली में भूल गया था। 4 घंटे 3-3.5 घंटे हम लोग आगे आ गए थे सैन होजे की तरफ। वापस हम लौट के गए। 8 घंटे के बाद वो बैग वही मिला, वो बैग वही मिला। हमारे कर्म, हमारे आचरण, हमारी सोच, इनकी दशा दिशा हमारे जीवन और हमारा वास्तु ठीक करती है। वास्तु का मतलब केवल दीवार मत समझिएगा, हमारा शरीर भी वास्तु है और इसमें कर्म और आचरण भी वास्तु है। और इनको सिर्फ घर जहां हम रहते हैं उसको केवल मकान मत समझिएगा। यहाँ पे हाउस कहते हैं, हम लोग उसे घर कहते हैं। हिंदुस्तान में हम मकान नहीं कहते, हम घर कहते हैं। हम लोग मकान में नहीं रहते, हम जुड़ जाते हैं। तो ये हाउस से ज्यादा होम है। तो जैसा कि आपने देखा कि उत्तर में 3 हिस्से छोड़ करके तो चौथा और 5वां है बहुत शुभ है। पूर्व में 2 हिस्से छोड़ करके तो तीसरा और चौथा वो बहुत शुभ है। दक्षिण में इधर से 3 छोड़ करके उधर से 3 छोड़ करके जो इधर से चौथा उधर से चौथा हिस्सा है, बहुत शुभ है। यहां से नहीं बताइएगा कि साउथ बहुत अशुभ होता है, गलत है। जो कहते हैं उनको सब्जेक्ट का, विषय का ज्ञान ही नहीं है। मैं अच्छे से वास्तुशास्त्रियों को देखता हूँ, वो आगे कहते हैं गुरु जी ये आश्रम बनाना है, मठ बनाना है, साउथ मत लीजिएगा। ये सोच ही गलत है। ये 3 हिस्से छोड़ करके उधर से 3 छोड़ करके तो ये कैसे मेजर करें हमारा घर कैसा है या नया घर लेना हो? कुछ नहीं, आप प्लान देख लीजिए और लंबाई चौड़ाई कितनी है मेजर कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए 9 से। आपका घर कैसा आपको पता चल जाएगा। अभी एक-एक हिस्से की व्याख्या करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं। ये बड़ा अद्भुत हिस्सा है घर का। ये जो कॉर्नर है बड़ा डिवाइन है, बड़ा स्पिरिचुअल है, बड़ा चार्ज था, बहुत फोर्स है इसमें, बहुत शक्ति है इस हिस्से में, क्योंकि यहीं पर वास्तु पुरुष का सर है। उसका सर है, मन है, मस्तिष्क है, दिमाग है, ये सब कुछ नॉर्थ ईस्ट में है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को हम प्रेयर रूम कहते हैं, प्रार्थना कक्ष कहते हैं, प्रार्थना का हिस्सा कहते हैं। इसी हिस्से में मंदिर बनाए जाते हैं। इसका तत्व जल है, इसका एलिमेंट पानी है, लिक्विड है। यह हिस्सा जितना लाइट हो, जितना हल्का हो, जितना साफ सुथरा हो, उतना अच्छा होता है। कौन सा हिस्सा? वो नॉर्थ ईस्ट का, यानी 0 से लेकर के 90 डिग्री। कंपास रखिए, कंपास रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो 0 है वो नॉर्थ है, जो 90 है वो ईस्ट है, जो 180 है साउथ है, जो 270 है वो वेस्ट है। तो हमारा घर 0 पे रहना चाहिए कि कहाँ रहना चाहिए? नहीं, घर तो आपका पूरा 0 से 180 की भी 0 से 380 के बीच में। हाँ, लेकिन हमारा रेफरेंस कैसे है?
आगे बात करते हैं, फिर हम आपके क्वेश्चंस को लेते हैं। I guess one request I have is that let's go ahead and let him finish, and then we can ask questions afterwards. Is that okay? आपका घर, इसमें अभी सब हिस्सों की बात करेंगे। आपका घर 0 से 380 के बीच में पूरा घर है। आप शायद एंट्रेंस की बात कर रहे हैं। एंट्रेंस की मैंने व्याख्या की, ये मैंने व्याख्या एंट्रेंस की। इसको आप फोटो ले लें, पिक्चर ले लें, आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर नॉर्थ की तरफ आपका एंट्रेंस है, ये दिशा जो है ये घर से बाहर निकलने की दिशा है। लोग समझते नहीं। अगर पूछते हैं कि आपका एंट्रेंस क्या है, तो कहते हैं ईस्ट वेस्ट है। ये क्या होता है? ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। हर कोई यही कहता है, हमारा घर तो ईस्ट वेस्ट है। नहीं भाई, आपका घर नॉर्थ साउथ भी है। किसी विषय को न जानना ये बहुत खतरनाक होता है। हमारे यहाँ इस चीज को नीम हकीम कहते हैं। नीम हकीम, नीम मतलब कि आधा ज्ञान, आधा, हकीम मतलब कि ज्ञानी, नीम हकीम। तो आज मैं आपको पूरा हकीम बनाने आया। तो आप ये समझें कि ये जो 4 दिशाएं हैं, इन 4 दिशाओं में ये 2 हिस्से, ये 2 हिस्से, ये 2 हिस्से, ये 2 हिस्से, ये बहुत शुभ होते हैं। केवल साउथ खराब नहीं होता, ईस्ट भी खराब हो सकता है, वेस्ट भी खराब हो सकता है, नॉर्थ भी खराब हो सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट की बात की, अब ईस्ट की बात कर लेते हैं, पूर्व की बात कर लेते हैं। पूर्व प्रकाश का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ईस्ट ये ज्ञान का हिस्सा है। अगर जिस घर में नॉर्थ और ईस्ट ब्लॉक होते हैं, वहां दुनिया भर की परेशानियां होती हैं, ज्ञान की कमी होती है, ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाते, लोग आपस में एक दूसरे पे अटैक करते रहते हैं, खुद की बातें भूल जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, दूसरे को क्या करना चाहिए उनको पता होता है। क्यों होता है? क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट ये दोनों पैक है, बंद है। आपके घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में विंडोज हैं, दरवाजे हैं, तो दिन में एक बार आधा 1 घंटा खोल दिया कीजिए, जिससे रोशनी आ जाए, जिससे प्रकाश आ जाए। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में विंडोज ही ना हो तो ये खतरनाक चीज है। यहाँ पे कितनी भी वेल्थ आ जाए, लोग बहुत उदास रहते हैं। तो आप सब अपना घर सोच रहे होंगे कि मेरे नॉर्थ में क्या और ईस्ट में क्या। नॉर्थ और ईस्ट में जल होना, पानी होना बहुत शुभ है। जिस घर में नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक के बीच में कहीं भी पानी है, बहुत वेल्दी लोग होते हैं। लेकिन अगर वहां पे फायर हो तो पैसा हो के भी किसी काम का नहीं होता, कष्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तनाव बहुत ज्यादा होता है। अगर वहां पर फायर है तो झगड़े होते हैं। कैसे? जैसे तवे के ऊपर पानी डाल दे, छन 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 होने लगता है। तो पानी के ऊपर आग आ जाए तो क्या होगा? बस वही, जितना खुला होता है ईस्ट उतना बढ़िया होता है, जितना खुला होता है नॉर्थ उतना अच्छा होता है। साउथ ईस्ट पे आ जाते हैं। ऊपर नॉर्थ की बात हम बाद में करेंगे, हमने नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया। अब ईस्ट इसलिए नॉर्थ से शुरू किया कि हमारे यहाँ पे स्थापत्य वेद में उत्तर से शुरू नहीं किया उन्होंने, पूरा ज्ञान जो है वो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया। आज भी आप जो यंत्र देखते हैं ना, वो दरअसल वो ईस्ट रख के जाते हैं, वो ईस्ट को ऊपर कर देते हैं। उन्होंने ईस्ट को, पूर्व को इतना महत्व दिया। उन्होंने कहा असली सूत्र तो इस पूर्व में छुपे हुए हैं और इस नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जगह छुपे हुए हैं। जिसका एंट्रेंस वहां पर हो, नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहीं पर हो, हम चेंज नहीं कर सकते तो हम कुछ चीजें कर रहे हैं। वहां पे हम बेतरतीब से फैले हुए सामान को हटा दें, तरतीब से रखें, तमीज से रखें, जो बिखरी हुई चीजें हैं उसे इकट्ठी कर लें, हल्का कर लें,
भारी फर्नीचर वहां से रिमूव कर दें। मैं तोड़-फोड़ की बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता। सिर्फ थोड़ी सी चीजें वहां से, जितने भी भारी टेबल है, डाइनिंग टेबल है या सोफे हैं, आप वहां से हटाएं, वहां पे लाइट सेटिंग रख दें। अगर आप इंडियन सेटिंग पॉसिबल नहीं है, नीचे बैठना पॉसिबल नहीं है, वहां पे हल्के फर्नीचर रखे जाए जिनका वजन कम हो, जो खुले खुले से, जिनमें हवाएं घूमती, बहुत पैक सोफा ना हो, बीच में उसमें कट्स हो, जालियां हो, हवा आती हो जाती हो, प्रकाश आता हो जाता हो, हल्के फर्नीचर रखे जाए। वहां पर लाल रंग का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि रेड कलर, लाल रंग अग्नि का प्रतीक है। साउथ ईस्ट, अग्नि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जिस शरीर में आग ना हो वो मुर्दा हो जाता है। शरीर से आग खत्म हुई तो शरीर ठंडा हो जाएगा, जीवन खत्म हो गया। जिस घर में अग्नि ना हो वहां पे चूल्हा नहीं जलेगा, भोजन नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा। जिस फैक्ट्री में फायर ना हो वो ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फायर मीन प्रोडक्शन। लिक्विड, नॉर्थ ईस्ट इज लिक्विड, लिक्विड कैश को भी लिक्विड कहते हैं, और ये साउथ ईस्ट, दिस इज फायर, अग्नि, आग। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। अगर ये दो हिस्से ठीक है तो पूरा वास्तु ठीक है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, इस पर हम बात करें। तो वहां पर पानी हो तो अच्छा है, आग ना हो तो अच्छा है। और यहां पर अगर किचन हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन किचन ना हो तो किचन अक्सर हम बीच में बना लेते हैं कहीं पर, क्योंकि इंडिया की तरह से दीवार से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म नहीं होता। होता है यहाँ पर, लेकिन बीच में एक टेबल होता है। तो ये जो अग्नि का हिस्सा है, हम यहाँ पर कुछ फायर क्रिएट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कोई लैंप रख लें, कोई फायर या रेड कलर की पेंटिंग लगा लें। इसको एक्टिवेट करने के लिए यहां पर ऐसी चीज रखें जिससे फायर और सक्रिय हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। तो क्या? फूड, प्लांट्स। यहां पे प्लांट्स रख दिए जाए, आपकी फाइनेंशियल क्रंच खत्म हो जाए। आपने घर में केवल नॉर्थ ईस्ट में आपने पानी ठीक कर दिया और यहां पर आपने फायर ठीक कर दिया, आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा आफत खत्म हो जाएगी। और जिनकी जिंदगी में बहुत उलझन है वो चेक कर लें, ये दो दिक्कतें हैं, ये दो परेशानियां इन दो हिस्सों में होंगी। साउथ कहने के लिए कहा गया है कि यम का हिस्सा है, लेकिन दक्षिण में 9 टुकड़ों में से केवल एक हिस्सा यम का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। हमारे यहाँ कहते हैं अरे दक्षिण तो यम की दिशा है। दक्षिण, हाँ कह सकते हैं कि वो जो 180 डिग्री है, दैट इज यमा। और यमा कैसे बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वहां से मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है, इसलिए सोने की सही दिशा दक्षिण की तरफ है, साउथ की तरफ है। अगर आपका सर दक्षिण की तरफ है, साउथ की तरफ है, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, आपका मन ठीक रहेगा। और शरीर ठीक है, मन ठीक है, तो फिर तो आपके पास चल के आएगी। अधिकतर लोगों की समस्या है कि उनका मन ठीक नहीं है। इसीलिए तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत महत्व दिया गया। और खाली हम ही क्यों, इस्लाम को देख लें, उनकी तो पूरी गणना ही चंद्रमा पे। वो तो सूरज को पता नहीं मानते भी कि नहीं मानते, मुझे पता नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन चंद्रमा को तो मानते हैं। उनका हर चीज चंद्रमा को देख के शुरू होता है।
साउथ वेस्ट, ये महत्वपूर्ण कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये तो आप कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वो इंपॉर्टेंट है, इसको भी कह रहे इंपॉर्टेंट है। सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है। अब पैसे इंपॉर्टेंट है कि फूड इंपॉर्टेंट है कि आराम सोना इंपॉर्टेंट है, सब अपनी जगह है। ये कॉर्नर जितना हैवी हो आपकी लाइफ उतनी कंफर्टेबल होती है। इस बात को समझें, इसको और समझाऊंगा। यानी वो हिस्सा हल्का हो और ये हिस्सा भारी हो। जितने भी स्टोरेज हैं वो इस तरह बनने चाहिए। जितने भी स्टोरेज हैं, अगर आपका डबल स्टोरी हाउस है तो आप एक हिस्से में नीचे या ऊपर जहां ठीक समझे, जहां पर कोई एक स्टोर रूम जरूर बनाए। बॉस जो मालिक है, जो ड्राइवर है, मालिक का मतलब कि बड़ा हो गया, फादर, फोर फादर, ग्रैंडफादर, उनकी बात नहीं। जो ड्राइवर है, अगर चारों कमा रहे हैं घर में, चारों अर्निंग मेंबर हैं तो चारों मालिक है वैसे तो। लेकिन अभी तो जहां पर एक फैमिली होती है उसमें दो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, विल है, पहिए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, और उनके बच्चे हैं जो बड़े होते हैं बाहर निकल जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर एक कपल रहता है, कभी पेरेंट्स भी रहते हैं साथ में, कभी कभी कुछ समय के लिए और लोग भी आ जाते हैं। यूजुअली एक फैमिली रहती है, हस्बैंड वाइफ रहती है। तो जो मेन कमरा है, मेन कमरा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार गेस्ट आते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे अगर इधर साउथ वेस्ट में होते हैं तो बहुत जल्दी हो जाते हैं और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी बन जाते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर आपके बच्चे हैं और वो थोड़ा सा जिद्दी हैं तो आपने उनको साउथ वेस्ट में बिठाया है, चेक कर लीजिए। ये जहां पे भी जिनके भी बच्चों से बनती नहीं है और बच्चे बहुत डोमिनेटिंग हैं, उनके घर जरूर जाइएगा कंपास लेकर के, तो थोड़ा घर चेक करना है। बच्चे का रूम 180 से 270 के बीच में ही होगा। ये कमाल का वास्तु है, ये कमाल का विज्ञान है। आप जितना इसे सीखेंगे, मैं तो सिर्फ आपको सिखाने नहीं, आपको सिर्फ रुचि पैदा करने आया, बाकी तो आपको सीख जाएंगे। आप आज ये फोटो क्लिक करके जाए, समझ के जाए, और आपको अपने घर में बहुत कुछ दिखेगा। अगर आपके घर में शांति है तो ये सारी चीजें बैलेंस्ड होंगी, और आपके जीवन में अशांति है तो यहां पर आफत है, गड़बड़ है। जिस घर में आग्नेय कोण, वहां पर दिक्कत होती है, जैसे कि नीचा हो गया, एक स्टेप नीचे। मैं एक जगह पे गया, वहां पे उतने ही पोर्शन पे बेसमेंट था और उनका उन्होंने बेडरूम बेसमेंट में बनाया था और वो डिवोर्स तक पहुंच गए। उस पोर्शन को नीचा होने, साउथ वेस्ट जहां पर, साउथ ईस्ट जहां पर नीचा होता है, वहां पे लोगों के भीतर एनर्जी खत्म हो जाती है, उनके मन में उत्साह भी खत्म हो जाता है और उनके शरीर में भी, जिससे दूसरे पार्टनर को ढेरों शिकायतें पैदा हो जाती। तो शरीर में अग्नि कुछ हिस्सों से वहां कम हो जाती है, जिससे विघटन हो जाता है, परिवार टूटने लगता है। साउथ वेस्ट में ध्यान हमें ये रखना है कि ये जो बेडरूम है, किसी भी बेडरूम में बिस्तर के सामने मिरर, दर्पण नहीं होना चाहिए। दर्पण की सही दिशा क्या है? ओनली नॉर्थ ईस्ट। तो हम कहेंगे कि भाई घर में तो इतने कमरे हैं, केवल एक नॉर्थ ईस्ट में ही हम मिरर लगाएंगे? नहीं, हर कमरा खुद में टेरिटरी है, एक कंप्लीट हिस्सा है। अगर आपको इस कमरे में, अब ये इसमें 4 कमरे, 4 रूम है, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में। अगर आपको मिरर लगाना होगा तो आप उसके नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, और वार्डरोब बनाना होगा तो उसके साउथ वेस्ट में आएंगे। तो बेड आपने साउथ का बस नहीं, एक और दिशा है बेड की, सर रखने की, वो है ईस्ट, पूरब की तरफ। अब
इसको यूं समझे कि हमने साउथ की तरफ से रखा और ये मैग्नेटिक फोर्स ट्रेवल कर रही है, हमने जो भी खाया पिया उसने पुश किया, मॉर्निंग में हम ठीक रहे, हेल्दी रहे। सिमिलरली हम ईस्ट की तरफ हमने सर किया और ये इस तरफ आती रही, फूड सही तरीके से रोटेट हो गया, हम हेल्दी गए। साइंसेस के पीछे यही आप उल्टा करते हैं। जहां जहां लोग बीमार होते हैं, यकीन मानिए आप जाके देख लीजिएगा, जहां पे बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे, बच्चे फेल हो रहे हैं, बहुत तेज होने के बाद भी अच्छा नहीं कर रहे, मार्क्स कम आ रहे हैं, जहां लोग अनहेल्दी हैं, कंपास रखिए, उनका सर या तो नॉर्थ की तरफ है या वेस्ट की तरफ है। अगर आपको भी नींद नहीं आती है तो निश्चित रूप से आपका सर साउथ या ईस्ट की तरफ नहीं है, नहीं। और साउथ या ईस्ट की तरफ ना हो सर तो ये बहुत खतरनाक स्थिति पे रह जाता है। कई बार घर में कलह बढ़ जाती है, लोग बहुत किटकिट करने लगते हैं, कई बार हम अनहेल्दी हो जाते हैं, कई बार हमारी वाणी से नियंत्रण खत्म हो जाता है, हम गालियां देने लगते हैं, एब्यूज करने लगते हैं, और कई बार हम बीमार हो जाते हैं। हिंदू धर्म में जब मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद सर को उत्तर की तरफ कर दिया जाता है। पश्चिम, ये बड़ी अच्छी दिशा है। लक्ष्मी पश्चिम में वास करती है, लेकिन ध्यान रहे पश्चिम और दक्षिण ये बहुत खुले हों तो बहुत बड़ी आफत को ले आएंगे। पश्चिम का दरवाजा अगर इधर 3 छोड़ करके है तो बहुत वेल्दी, बहुत अच्छा है। जहां जहां पश्चिम के दरवाजे हैं वहां और लोगों से ज्यादा पैसे आते हैं, ये बहुत शुभ है। लेकिन अगर वहां पे बहुत खिड़कियां हैं, खुलापन है, तो ये बहुत बुरा है, बहुत खराब है। और जहां जहां पश्चिम और दक्षिण की तरफ पानी है वहां भी कष्ट है, थोड़े उलझने। वरुण का भी यही स्थान कहा गया है, और ये साउथ और वेस्ट ये आपके जीवन की मान और प्रतिष्ठा तय करते हैं। जिस घर में दक्षिण पश्चिम में दरवाजा होता है वहां पे लीगल केसेस हो जाते हैं, वहां पे टिकट बहुत मिलते हैं। आप ड्राइव करेंगे, लास्ट मोमेंट में जब कर देंगे आप सिग्नल, बहुत रोकते रोकते भी आप कूद जाएंगे, और अगर आगे देखिए तो आपका ये दरवाजा होगा, जिसको बहुत नोटिस मिलती हैं, रिटर्न गलत फाइल हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं। निश्चित रूप से दक्षिण और पश्चिम का खुला हुआ है। नॉर्थ वेस्ट वायु का स्थान है, तो वायु तो आपने बताया नहीं कि ये 5 तत्वों में से अब ये तत्व की बात की आपने और ये बाकी छोड़ दिया। ये वायु से ज्यादा ये जो नॉर्थ ईस्ट है वो जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। आकाश कौन सा हुआ? 0 से 180 दोनों आकाश है। इसलिए खुला जितना होता है, जितना वहां से आकाश दिखाई देता है पूर्व से 0 से 180 के बीच में, उतना घर आपका बढ़िया है। ये 5 एलिमेंट्स हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रिश्तों की भी बुनियाद रखता है। जो आकांक्षाएं, उमंग, इच्छाएं, हंसना, बोलना, खिलखिलाना, नाचना, गाना, ये सब तय करता है। अगर ये अशुद्ध है, यहाँ कोई दिक्कत है, यहाँ बहुत गाढ़े गाढ़े, बहुत हैवी कलर हमने लगा दिए, बहुत दिक्कत होगी। अगर हमने इसे बहुत बढ़िया रखा है, साफ सुथरा रखा है, और यहाँ पे हमने लाइट कलर रखा है,
अगर यहाँ पर व्हाइट है या ऑफ व्हाइट है या ब्राइट कलर है तो बहुत अच्छा है। एक और चीज नॉर्थ वेस्ट रिश्तों का भी होना है। आपके फ्रेंड्स, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध, परिवार में अच्छे संबंध, मिलना जुलना, पार्टी, ये सब ये कोना तय करता है। अब आते हैं नॉर्थ की तरफ। कुबेर का स्थान कहते हैं इसे। कुबेर का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। कुबेर थे कौन, हैं कौन? ये विश्रवा ऋषि के पुत्र हैं। पिताजी इनके ऋषि थे, गरीब। गरीब यानी कि दूसरों की चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं। एक टीचर जो दूसरों के जीवन को बनाते हैं और खुद के बारे में नहीं सोचते। तो इनके बच्चों ने तय किया कि ये राजा लोग आते हैं, किंग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, हमसे आशीर्वाद लेते हैं, हम यही छोड़ देते हैं, तो हम खुद से अपना जीवन क्यों न बदलें। तो दो बच्चों ने, ये सारे बच्चों ने तय किया, उन्होंने अपना जीवन बदला। एक पत्नी का बेटा कुबेर कहलाया, वो यक्ष बन गया। यक्ष यानी ये जो हमारे धरती के चमकीले पदार्थ हैं, कण हैं, जिनको हम वेल्थ कहते हैं, सोना चांदी रत्न कहते हैं, इनके जो लॉर्ड हैं, इनके जो नियंता हैं, वो यक्ष, यक्ष और यक्षिणी। तो लक्ष्मी देवी नहीं है, लक्ष्मी यक्षिणी है। कुबेर देव नहीं है, कुबेर यक्ष है। तो ये जो हिस्सा है ये कुबेर का है। तो विश्रवा ऋषि के पुत्रों की कथा, पहली पत्नी के जो पुत्र थे वो कुबेर कहलाए, कुबेर है यक्ष कहलाए। और दूसरी पत्नी कैकसी के जो पुत्र थे, उनमें जो अग्रज थे, उनको रमन कहा गया, जो बाद में रावण कहलाए। उनको, उनका नाम रावण नहीं था, उनका नाम रमन था। और नाम भी उनका रमन नहीं था, ये रमन डिग्री थी। जैसे डॉक्टर दी जाती है, सर कहा जाता है। भारत में जब अंग्रेज थे तो राय साहब इस तरह की डिग्री दिया करते थे। तो वैसे ही रमन डिग्री थी। जब ऋषि मुनि उनसे खुश हुए, पसंद हुए, तो उन्होंने कहा कि आज से जाओ, आज से तुम्हें राम की डिग्री देते हैं, तुम्हारा नाम राम। उन्होंने मना कर दिया, हाथ जोड़ दिया कि क्षमा कीजिए, मैं राम का पूजन करने वाला हो सकता हूं, मैं राम का मनन करने वाला हो सकता हूं, मैं राम का वर्तन करने वाला हो सकता हूं, मैं राम का चिंतन करने वाला हो सकता हूं, मैं रमन हो सकता हूं, मैं राम नहीं हो सकता। तो ये रावण और ये युद्ध क्या है? ये आंतरिक युद्ध की बात है। गोस्वामी जी ने साफ साफ लिख दिया है कि ये जो रामचरितमानस के किरदार हैं, ये जमीनी नहीं है, ये रूहानी है। यानी हम सब दशरथ हैं। दशरथ यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनका रथी, उनका उन पर नियंत्रण पाने वाला दशरथ। हमारी 3 रानियां, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, हमारे 4 पुत्र, काम, क्रोध, लोभ, मोह। और बात यह है कि जो ग्रंथों को न समझे उसे वो कहानी समझता है। हमारे जो ग्रंथ हैं वो साइंस पर है। ये 4 वेदास और ये पुराण और ये उपनिषद, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। मैक्स मुलर ने हमें समझाया। मैक्स मुलर की अगर आप कहीं पे आपको नेट को सर्च कर लें, तो उन्होंने कहा कि इंडियंस तो ये तो गोल्ड माइन पे बैठे हुए बेगर्स हैं, इनके पास इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, और ये जाने क्या किए चले जा रहे हैं। उसने बताया हमें कि हिंदुस्तान गोल्ड माइन क्यों था, गोल्डन बर्ड क्यों था, सोने की चिड़िया क्यों था। क्या यहाँ पे गोल्ड माइंस थी? नो। माइंस होती तो आज भी होती, कहाँ गई सर? होंगी कहीं कहीं।
पैसा पहले हिंदुस्तान में क्यों था कि पूरी दुनिया को लूटने हमारे पर आना पड़ा, और आज भी लूटे जा रहे हैं, और आज हम खुद को भी लूट रहे हैं। न जाने कितने मुल्क हमसे आबाद हो गए। कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन हो जहां हमारा। आज तक लूटने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम फिर भी नहीं लूटते, फिर भी कहीं कुछ बाकी रह जाता है। मैक्स मुलर ने समझाया कि इन इंडियंस के पास की जो ऋग्वेद के सूत्र हैं, इसमें गोल्ड बनाने का फॉर्मूला छुपा है। उसने बताया कि ओम तामा आवजात में तो लक्ष्मी तगामिनी में सामरण विद्यम गावशो पुरुषाराम पुष्पुरवाम रतपद्याम सिनात प्रवदरिम श्रीम देवी उपवेश मान देवी जुष्टाम खान सुस्मिता में प्रकार ध्यान परिवर्तन पद्मेस्ताम पद्मनाम तामी उपवेशनियम। उसने कहा ये कॉपर से गोल्ड बनाने का फॉर्मूला है। फिर उसने कहा कि ओम तामा ओम कांसोस्मिताम हिरण्य प्रकारंती पद्मेस्ताम पद्मनाम तामी उपहवेश्रियम और गंध द्वाराम द्वारा हर्षाम नित्य पुष्टाम करी श्रीम ईश्वरीम सर्वभूता नाम तामी उपहवेश्रियम। मतलब ये तांबे यानी कि कॉपर से गोल्ड बनाने का फार्मूला छुपा हुआ है। उसने कहा शुद्धि भाषा बलाम विष्ठा विद्या में हूं आहुति सर्वदिन च सर्वानुदेव ज्ञात। और ऐसे उसने 27 श्लोक बताए, जिसमें से 16 श्लोक को उसने कहा कि डायरेक्ट ये गोल्ड बनाने का फार्मूला है, और बाकी के उसने श्लोक बताए, मंत्रार्थ बताए। बोले ये भी कोई ना कोई बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, हम भूल गए, जैसे हम अपने वास्तु को भूल गए। मैं बहुत से लोगों से बोलता हूँ, बोले ये सब बकवास होता है, सब कहाँ होता है? बोले मैं नहीं मानता। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि सॉरी, आप ये मत कहिए कि मैं नहीं मानता, आप ये कहिए कि मैं नहीं जानता। आप एक बार सब्जेक्ट जान लीजिए, तो विषय को पहचान लीजिए, फिर आप कहिए कि मैं नहीं मानता, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। अगर डॉक्टर मनीष शुक्ला कह दें कि मैं मेडिकल साइंस को नहीं मानता, तो मैं इसकी बात मान लूंगा। शायद तक कहेंगे नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई की है, तो जाने कितने लोगों की लाइफ इन्होंने सेव की है, जाने कितनों की जिंदगियां बचाई हैं, रोज बचा रहे हैं। अभी कल ही इन्होंने एक ओल्ड लेडी को जीवन दान दिया। तो ऐसी घटनाएं जब आप किसी सब्जेक्ट को जान जाएं, फिर आप कह दें कि बकवास है, तो आपकी बात में दर्द है। बिना जाने ये कह देना कि मैं इसको नहीं मानता, ये अच्छी बात नहीं। ओवरऑल ये मैंने इसमें डिफाइन कर दिया कि ये कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। इसको फिर से आप देख लें और इसकी आप पिक्चर दें, ये आपके बहुत काम आएंगे। ये इतनी जो हमारे कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं बकवास है, ऐसा कैसे होता है, 33 करोड़ देवी देवता। नहीं, हमारे यहाँ देवी देवता दरअसल एनर्जीज हैं, ये शक्तियां हैं कि हर कोने की शक्तियां, हर घर जैसे ही टूटा, ये सारी शक्तियां ही एक्टिवेट हो जाती हैं। अगर मैं इसे पार्टीशन कर दूंगा तो ये सीमेंट के इतने में आ जाएंगे, इसको भी तोड़ दूंगा तो सीमेंट के उतने से में ही आ जाएंगे। तो इसमें एक एक की मैं आगे व्याख्या करूंगा, लेकिन आज मैं बॉर्डर पे आता इंट्रेंस की बात करता हूं, क्योंकि अंदर समझाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। समय बचा तो मैं समझाऊंगा भी। अब ये बात करते हैं कि कौन सा एंट्रेंस कैसा होता है। ये जनरल बातें मैंने लिखी हैं कि कहां पर क्या होना चाहिए और कहां पर क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट में रेस्ट रूम, जिसे दुनिया किसी से वॉशरूम कहते हैं और हम इंडियन लोग बाथरूम कहते हैं, क्योंकि केवल वहां बात नहीं करते, बहुत कुछ होता है। तो ये जो रेस्ट रूम है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि वो नॉर्थ ईस्ट में वहां पर फायर यानी किचन नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी व्याख्या, कभी हम लोग अगर समय बचा तो उस पर और आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी बातें बहुत करनी है।
तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्रेयर के लिए अच्छा है, बुजुर्गों के लिए अच्छा है। साउथ वेस्ट, ये जो भी घर का हेड है, मुखिया है, या जो मुखिया का मतलब कि जो कमा रहा है, अर्निंग मेंबर है, उसके लिए साउथ वेस्ट अच्छा है। जो गेस्ट रूम है या डॉटर्स का रूम है, वो नॉर्थ वेस्ट उनके लिए अच्छा है। बच्चों का कमरा इस साउथ वेस्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे गलत फैसले कर लेते हैं। किचन, इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। दरअसल इस पोर्शन पे जो एनर्जी दो चीजों से, दो पोर्शन बहुत मुझे हर घर में बहुत चार नजर आते हैं, बहुत पावर नजर आती है। वो है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। और जो सबसे शांत हिस्सा लगता है वो साउथ वेस्ट। इसीलिए यहां पर मुखिया, मालिक का कमरा होना चाहिए, मेन बॉस जो घर का है उसका कमरा होना चाहिए, जिससे वो शांत रह सके। ये दुनिया की आपाधापी में, ये दुनिया के कष्टों से बाहर निकल गए, वो अपने अगले दिन के लिए स्वयं को तैयार कर पाए, अपने मन को, मस्तिष्क को वो शांत कर पाए, उसके लिए ये साउथ वेस्ट है। इन सब की व्याख्या का समय रहा तो मैं और आगे भी करूंगा। बेडरूम की बात करें तो बेडरूम तो अब हर घर में एक कम बेडरूम होते नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट है कि बच्चों का कमरा जो वो ऊपर की तरफ हो और नॉर्थ ईस्ट में हो जाए, नॉर्थ में हो जाए। नॉर्थ वेस्ट में होने से बच्चे बहुत जल्दी हमें छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन जो यूथ है, जो 15-16 साल के बच्चे हैं जिन्हें अच्छी जगह जाना है, बाहर जाना है, उनके लिए फिर यही करना अच्छा है। जैसे बच्चे कॉलेज में चले जाएं, जल्दी से निकल जाएं। हिंदुस्तानी एंगल से देखें तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में कहते हैं कि लड़कियों का कमरा होना चाहिए। वैसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि लड़के लड़कियाँ एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और हम हिंदुस्तानी 22 साल की बच्ची हो जाती है तो कहते हैं उसकी शादी कर दो, और बेटा 32 साल का भी चलेगा। तो सोच की बात है। अगर हम उस सोच को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि लड़कियों का कमरा होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे दोनों का कमरा हो सकता है। पढ़ने के लिए स्टडी रूम कहाँ पे हो, वो नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज है, ऑफिस। हर घर में एक ऑफिस भी होता है, जहाँ पे हम रात में आकर के शाम को बहुत सारे काम करते हैं। वो कहाँ होना चाहिए? वो वेस्ट में होना चाहिए, पश्चिम में। लेकिन अगर नहीं है तो पश्चिम जहाँ पे वहां बैठ जाए। ऑफिस कहीं भी आपने बना कर रखा है, वहां एक टेबल डाल दें, सोफा रख लें, काउच रख लें, चेयर रख लें। ये सारी मैंने व्याख्या की है, लेकिन इसका समय नहीं है। तो इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट की तरफ आ जाए, ईस्ट वहां पे है। वहां पर मैंने बताया कि 2 हिस्सा छोड़ करके तो तीसरा और चौथा हिस्सा है, ये बहुत बढ़िया है। तो ये जो तीसरा हिस्सा है उसका नाम है जयंत। इसकी जो लॉर्ड है वो जयंत है, उनके नाम पे ही इसे जयंत कहा जाता है। और जो चौथा हिस्सा है उसके लॉर्ड इंद्र कहे गए। अब इंग्लिश में इंद्रा हो जाती है। तो ये तीसरा चौथा क्या है, फिर से आपको याद दिलाऊं कि आपका जो प्लॉट साइज है वो जितना भी समझिए कि ये 90 फीट है, तो आप उसको डिवाइड बाय 9 कर दीजिए।
10 फीट का एक हिस्सा हो गया। लेकिन अगर ये 45 फीट से तो इसका आधा हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 9 करके जो हिस्सा निकलेगा उसके लॉर्ड हुए। तो अगर यहां से यहां तक ये 90 फीट है तो 20 फीट छोड़ करके 20 से 40 के बीच में जो हिस्सा बनता है, अगर वहां पे आपका दरवाजा है तो वो बहुत बढ़िया है प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, नेम एंड फेम के लिए, अवार्ड के लिए, मान सम्मान के लिए, खुशियों के लिए। ये हमारा स्थापत्य वेद कहता है। लेकिन अगर और भी हुए तो जो लोग कहते हैं ईस्ट वेस्ट एंट्री है, अगर थोड़ा पहले हुआ तो पहला हिस्सा है तो डर होगा, नुकसान होगा, तनाव होगा, वहां पे आग लग सकती है, तो उसकी दिक्कतें हो सकती हैं, टेंशन हो सकता है। और अगर दूसरा हिस्सा हुआ पर्जन्य जिसको कहते हैं, तो ये भी उदासी का, नुकसान का, लॉस का, वेल्थ में कमी का हिस्सा है। और ऐसे ही अगर जैन और इंद्र छोड़ दें, अगर सूर्य का है, सत्य का है, वृष का है और आकाश का है, ये भी बहुत शुभ हिस्सा नहीं है। ईस्ट, ईस्ट के बाद हम आते हैं साउथ। साउथ में बिल्कुल वहां से शुरू हुआ वायु, पूषा, वितत, वृक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज और मृत्युंजय। मृत्युंजय से ये मत समझिएगा कि मृत्यु पे जीत हो गई, बहुत अच्छा हिस्सा है। ये दैविक शक्ति है, उनके नाम है। अगर एंट्रेंस यहां बनाना है तो 3 हिस्सा यहां से छोड़िए, चौथा ले लीजिए, या 3 हिस्सा यहां से छोड़िए, चौथा ले लीजिए। तो उधर से छठा या इधर से छठा या इधर से चौथा या इधर से चौथा। वेस्ट, पश्चिम। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा तो पश्चिम है एंट्रेंस, तो पश्चिम का मतलब वो साउथ वेस्ट को भी पश्चिम कह रहे हैं और नॉर्थ वेस्ट को भी पश्चिम कह रहे हैं। हम सब ये गलती कर जाते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि हमारा जो है घर साउथ वेस्ट है। हम कहते हैं कि वेस्ट है, पश्चिम, तो जहां से वहां तक हमने सब पश्चिम समझ लिया। नहीं, पश्चिम का मतलब 270, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर। दक्षिण का मतलब 180, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो हम दक्षिण में पूरब की तरफ चले जाएंगे, उसे हम आग्नेय कहेंगे। तो इसी तरह से जब हम यहां से बढ़ते हैं तो पितृ और दरवाविक और सुग्रीव छोड़ करके जब हम पुष्पदत्त वरुण में बढ़ते हैं तो ये दरवाजा बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ की तरफ यहां पे हमने 3 छोड़ा था, वहां पे हम 2 छोड़ेंगे। और मुख्य और भरकाट और सोम, ये 3 हिस्से बड़े अच्छे माने। दरअसल हम जिनको सुख कहते हैं, हम प्रॉस्पेरिटी, हम एक्सेस मनी को हम सुख समझते हैं, हालांकि सुख ये है नहीं। हमारे हिंदू मैथोलॉजी में सुख के साथ शांति जुड़ी हुई है। हम कहते हैं परमात्मा हमें सुख शांति दे। हम केवल सुख की बात नहीं करते, हमारे यहाँ शांति भी एक तरह का सुख है। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत बड़ा कामकाज है, आपको उसे जीने का ही, उसे भोगने का ही अवसर नहीं मिलता, आपके जीवन में शांति ही नहीं है, तो बाकी सब चीजें होंगी बेकार है। तो ये फिर से आपको इंटरेस्ट समझाने के लिए, कौन सा शुभ है। पूरब में आप 2 हिस्सा छोड़ दें, तीसरा और चौथा। दक्षिण में आप इधर से 3 छोड़ दें और इधर से 3 छोड़ दें, जो चौथा है इधर से या चौथा उधर से ले लें। पश्चिम में इधर से 3 छोड़ दें, चौथा और 5 वाले।
या उधर से, उसमें मैंने मुख्य छोड़ दिया है, लेकिन मुख्य भी लिया जा सकता है। कहीं कहीं मुख्य नहीं लेते, लेकिन मुख्य भी अच्छा फल देता है। एलिमेंट जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से जो पंच तत्व का शरीर हमारे भीतर है, जो हमारी देह है, वही वास्तु ये भी है। तो 0 से 90 और 90 से 180, 180 270, 270 से 360। और फिर से आपको मैं याद दिला दूं मेन पॉइंट, क्योंकि हम वास्तु कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं इस पे अलग से बात करूंगा। ऊपर 0 से लेकर 90 का हिस्सा लाइट होना चाहिए, वहां पे हैवी फर्नीचर्स नहीं होने चाहिए, वहां पे जल तत्व होना चाहिए, पानी का आप बाउल रख सकते हैं, फाउंटेन रख सकते हैं, एक्वेरियम रख सकते हैं। वहां पे आप किसी बाउल में, किसी कांच के बर्तन में आप पानी रख सकते हैं, या किसी भी तरह से आप वाटर की पेंटिंग भी आप वहां रख सकते हैं। लेकिन वहां किसी भी फॉर्म में फायर, लाल रंग नहीं होना चाहिए, वहां पे किचन नहीं होना चाहिए, वहां पे मेन पावर पॉइंट, फ्यूज पॉइंट नहीं होना चाहिए, वहां पे बच्चों के कमरे बनाए जा सकते हैं, बुजुर्गों के कक्ष बनाए जा सकते हैं। एक और चीज की सिटिंग अरेंजमेंट कैसे हो? सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे हो कि आपका सोफा साउथ और वेस्ट की तरफ हो, और आपका टीवी, अगर आप ड्राइंग रूम की बात कर रहे हैं, लिविंग रूम की बात कर रहे हैं, तो आपका टीवी या तो नॉर्थ वॉल पे हो या ईस्ट वॉल, यानी उत्तर की दीवार पे हो या पूरब की दीवार पे हो। तो क्या होगा इससे? एक तो जो चमकीला जो रिफ्लेक्शन है, जो मिरर पोर्शन है, वो वहां आ जाएगा, और दूसरा आप फोर्सफुली, पर्पसली, जानबूझ करके आपको नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग बैठना पड़ेगा। तो ये क्या चीज हुई? ये ऐसा हुआ कि आप जिधर देखते हैं उधर ही ड्राइव करते हैं, उधर ही चलते हैं और वही पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो और आप पीछे की तरफ चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप जहां देखते हैं वही पहुंच जाते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ बैठना हर लिहाज से बेहतर है। ये सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और आनंद का परिचायक है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की सोचेंगे, ईस्ट की तरफ देखेंगे, आपके अंदर ज्ञान उपजेगा, आप लोगों का अहित आसानी से नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मुख से कुछ अपशब्द निकलते हैं तो या तो आप नशा करते हैं या फिर कोई और बात है। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके भी ये करते हैं, इसका मतलब ये कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर है। तो टीवी, टेलीविजन या तो नॉर्थ की तरफ लगाएं या ईस्ट की तरफ